हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग टाइम। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो नेशनलिज्म का मतलब होता है राष्ट्रवाद, अपने देश के प्रति प्रेम की भावना। इसे हम नेशनलिज्म कह सकते हैं, जहाँ सारे लोग अपने नेशन के प्रति समर्पित हों और उसके अच्छे भविष्य के लिए काम करते हों। फ्रेंच पीपल में नेशनलिज्म की भावना, राष्ट्रवाद की भावना फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद देखने को मिली, जो कि 1789 में हुआ था। तो आइए अब हम थोड़े से इतिहास में जाते हैं, फ्लैशबैक में जाते हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन की शुरुआत कैसे हुई। तो आप सभी जानते होंगे कि 14 जुलाई 1789 को फ्रेंच पीपल ने बैस्टाइल पे हमला कर दिया था और फाइनली उन्होंने एब्सोल्यूट मोनार्की को ख़त्म कर दिया था। वहाँ पे जो राजतंत्र था वो ख़त्म हो गया था और 1791 में मोनार्की की जगह कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क आ गया था, जिसमें कि राजा के हाथ से पावर कुछ और लोगों के पास भी बट गई थी। वो मतलब कंप्लीटली राजा के पास नहीं रह गया था। और 21 सितंबर 1792 को फाइनली फ्रांस रिपब्लिक घोषित कर दिया गया था, जहाँ की मोनार्की से पावर अब कॉमन पीपल के हाथों में आ गया था। 21 सितंबर 1792 को एक न्यू इलेक्टेड असेंबली बनाया गया था, जिसे कि कन्वेंशन कहा जाता था, और जैकोबियन पीपल के सपोर्ट से ये गवर्नमेंट बनाई गई थी। और फाइनली फ्रांस एक रिपब्लिक या डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया था। अब हम लोग वापस से हमारे पॉइंट पे आ जाते हैं, जो कि है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं एक फ्रेंच आर्टिस्ट फ्रेडरिक सॉरियो की, जिन्होंने कि सीरीज़ ऑफ 4 पेंटिंग्स को बनाया था 1848 में। और उन्होंने वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक्स की कल्पना की थी, की इमेजिनेशन की थी, जहाँ की हर एक कंट्री इंडिपेंडेंट है, वो फ्री है और हर किसी का अपना एक फ़्लैग है, इंडिपेंडेंट फ्लैग है, वहाँ पे कोई मोनार्की नहीं है। इस पेंटिंग के थ्रू कई सारे आइडियाज़ सामने निकल के आए, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, रिपब्लिक, इस तरह के कॉन्सेप्ट हमारे सामने निकल के आए। और उन्होंने लिबर्टी को, फ्रेटर्निटी को अलग अलग फिगर्स के थ्रू रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। इस पेंटिंग से बहुत सारे तरह के न्यू आइडियाज़ सामने निकल के आए, जैसे कि नेशनलिज्म, एक नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट। तो ये सारे कॉन्सेप्ट इस पेंटिंग के थ्रू विजुलाइज किए गए हैं। नेशन स्टेट से हमारा मतलब एक ऐसे कंट्री से है, एक ऐसे टेरिटरी से है, जहाँ की ना केवल वहाँ के रूलर बट वहाँ के जितने भी पीपल हैं वो सारे अपने आप में एक कॉमननेस को ढूंढें, वो सारे एक कॉमन हिस्ट्री को शेयर करें, एक कॉमन आइडेंटिटी को शेयर करें। अब हम बात कर लेते हैं हमारे अगले टॉपिक, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन, कि किस तरह से एक नेशन का कॉन्सेप्ट सामने आया और फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने नेशनलिज्म की जो भावना है इसको कैसे प्रेरित किया। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो कि 1789 में हुआ था, इसने एब्सोल्यूट मोनार्की को एबॉलिश कर दिया था और फाइनली फ्रांस को एक रिपब्लिक स्टेट बना दिया था। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान बहुत सारे चेंजेस आए, पॉलिटिकल चेंजेस, सोशल चेंजेस, और रिवॉल्यूशनरीज ने भी यूनिटी के कॉन्सेप्ट को पॉपुलराइज करने के लिए बहुत सारे मेजर्स को अपनाया। उनमें से सबसे पहला चेंजेस जो था वो था पावर मोनार्क से कॉमन पीपल के हाथों में चला गया। एक न्यू फ्लैग को इंट्रोड्यूस किया गया, फ्रेंच को नेशनल लैंग्वेज बनाया गया और जितने भी डायलेक्ट्स थे या लोकल लैंग्वेजेस थे उनको ख़त्म कर दिया गया। नेशनल एंथम कंपोज किया गया ताकि सबके मन में जो है एक पैट्रियोटिक फीलिंग आए। स्टेट जनरल को इलेक्ट किया गया कॉमन पीपल के द्वारा और उसे नेशनल असेंबली नाम दे दिया गया। इंटरनल कस्टम एंड ड्यूटीज़ को एबॉलिश कर दिया गया और नेशनलिज्म के आइडिया को फ्रेंच आर्मी के द्वारा एब्रॉड मतलब कंट्री से बाहर भी पॉपुलराइज किया गया, जैसे कि होलैंड, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड और इटली में 1790s के दौरान। तो ये सारे चेंजेस फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान हुए थे। फ्रांस में जब जैकोबियन सपोर्टेड मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर की सरकार गिरी और वहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई, तो इसका फ़ायदा उठाते हुए मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्टे ने फ्रांस पे कब्ज़ा कर लिया। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद यानी कि 1789 के बाद जो फ्रांस में डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हुई थी और 1799 तक रही थी, नेपोलियन के आ जाने से डेमोक्रेसी का एंड हो गया और मोनार्की वापस से इस्टेब्लिश हो गई।
इस तरह से नेपोलियन ने 1804 तक अपने आप को फ्रांस में स्टैब्लिश कर लिया था और उसने अपने आप को वहाँ का डिक्टेटर या किंग घोषित कर दिया था। नेपोलियन ने बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस को भी इंट्रोड्यूस किया और 1804 में एक नेपोलियनिक कोड या सिविल कोड को लाया, जिसमें कि बहुत सारे रिफॉर्म्स शामिल थे। सिविल कोड के तहत हर कोई कानून के सामने बराबर का हकदार था, हर किसी को प्रॉपर्टी का अधिकार था। फ्यूडल सिस्टम को एबॉलिश कर दिया गया था। फ्यूडल सिस्टम उस सिस्टम को कहते हैं जब बड़े बड़े ज़मींदार कुछ छोटे पीजेंट्स को उनके काम के बदले में कुछ ज़मीन देते थे। उसके बाद पीजेंट्स को जो है बेगारी के काम से, सर्फडॉम से जो है आज़ाद कर दिया गया। गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस को हटा दिया गया था। गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस मतलब ट्रेड पर लगा हुआ रेस्ट्रिक्शंस, उसे हटा दिया गया और शहरों में ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को काफ़ी इम्प्रूव कर दिया गया। इस सिविल कोड के सारे फ़ायदे ही फ़ायदे नहीं थे, बल्कि कुछ ड्रॉबैक्स भी थे। अब हर चीज़ के प्रॉस एंड कॉन्स तो ज़रूर होते हैं। तो नेपोलियनिक कोड के कुछ ड्रॉबैक्स थे, जैसे कि टैक्स को इंक्रीज़ कर दिया गया था, लोगों को ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ रहा था। उसके बाद सेंसरशिप को बढ़ा दिया गया था, मतलब बहुत सारी चीज़ों को रेस्ट्रिक्ट कर दिया था और कहीं ना कहीं लोगों की फ्रीडम थोड़ी ख़त्म हो गई थी, कम सी हो गई थी। और लास्टली हर किसी को आर्मी में ज्वाइन करने के लिए फोर्स किया जा रहा था। ये सारे कुछ ड्रॉबैक्स हैं जो कि नेपोलियनिक कोड में थी। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के बारे में। आप सभी से एक क्वेश्चन है, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा जैकोबियन क्लब के बारे में। तो इस क्लब में सोसाइटी के कौन से सेक्शन से लोग थे? इसका आंसर आप कमेंट करिए। हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ।